जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का जो आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और जैसा कि आपको अभी अपडेट मिला होगा कि आपका जो एग्ज़ाम नहीं होने का जो आसार था वो बेसिकली जैक का अध्यक्ष नहीं था, उस कारण से, जो कि अभी टल चुका क्योंकि जैक का अध्यक्ष आज नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम नहीं होना ये गलत बात है। एग्ज़ाम तो आपका होता ही थोड़ा लेट से होता है, लेकिन होता, पर अब आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा क्योंकि आपका देखा जाए तो जैक का अध्यक्ष आ चुका है। तो भाई साहब समझ लो कि आपके लिए भाई साहब रेड अलर्ट स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे पढ़ना शुरू नहीं किए कर दीजिए। और मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बस आप लोग इतना कर लेते हो, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे सब्जेक्टिव का वीडियो बनाया हुआ है। मैंने ऑब्जेक्टिव का बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्टिव वीडियो, तो इसी प्रकार से देखा जाए तो ये चौथा नंबर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाला हुआ, नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब धड़ाधड़ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स का सबका मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो सारा जल्दी से जल्दी आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप लोग देख पाओ, अच्छा नंबर ला पाओ। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो 120 को अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना तो चलो करते ही 2 से जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 30 हो जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा 15 हो जाएगा और लास्टली ये 3 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो यानी कि 2 जो है वो 3 बार है और एगो 3 है और एगो 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास 1 में दिख रहा है। 3 को 2, एगो 3 और एगो 5, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 306 और 657 का आपको HCF महत्तम समावर्तक आपको 9 दिया गया है। तो अगेन वही 306 और 657 का LCM लघुत्तम समावर्तक क्या होगा आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहली बात समझ लो आप लोग कि जो महत्तम समावर्तीय जो होता है जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, और जो हमारे पास जो लघुत्तम समावर्तक जो होता है जिसको हम लोग LCM बोलते हैं, इनका जो गुणनफल होता है यानी कि जो HCF और LCM को अगर आप लोग गुना करोगे ना तो ये हमेशा वो 2 संख्याओं के बराबर होगा जिसका हम लोगों ने LCM और HCF लिया हुआ है। यानी कि अगर एक संख्या को मैं A मान लो, दूसरे को B मान लो, तो क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM बराबर में A इंटू B। A और B वही संख्या है जिसका हम लोगों ने HCF और LCM लिया हुआ है, और सिर्फ 2 ही संख्या के लिए फॉर्मूला वैलिड है। क्या फॉर्मूला फिर से देता हूँ, दोनों संख्याओं को गुना कर दो और उन दोनों का जो HCF आएगा और जो LCM आएगा इनको गुना कर दो तो आपका वैल्यू सेम आएगा। यानी कि एक फॉर्मूला आपका बन गया। आपको देखा जाए दोनों संख्या आपको दे दिया गया, कितना दिया हुआ है 306 गुना में 657 दे दिया गया है। ये बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM का। तो इनका HCF 9 दे दिया गया है, LCM आपको निकालना, तो LCM को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इन 9 को इधर भागा में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 306 गुना में 657 बराबर में 9 बटे में 9 आ जाएगा। इधर आपका x का वैल्यू यही आ जाएगा। अब इसको काट दो, देख लो आपके पास कितना बार में जाएगा। इसको अगर मैं काटूँ तो देख सकते हो यहाँ पे 34 आ जाएगा, क्योंकि 9 का पढ़ा में 34 बार में 306 आता है। अब अगर इस 34 को अगर आप लोग 657 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 222338 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो यही आपका इन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ऐसा तभी होगा जब आपको HCF और LCM जो दिया हो वो सेम संख्या का दिया हो, तभी ये फॉर्मूला आप लोग लगाना, A इंटू बी बराबर में HCF इंटू LCM। अच्छा 15 और 25 का HCF है, तो देखो फटाक से बनाते हैं। तो देखो 15 को मैं देखा जाए तो 3 गुना 5 लिख सकता हूँ, 5 3 15 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं देखा जाए तो 25 को मैं 5 गुना 5 लिख सकता, देख सकते हो कि 5 दोनों में कॉमन है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है चलिए, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वो अद्वितीय होता है, रिपीटेड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिएगा मेरे दोस्तों √2। ठीक है, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया गया है।
अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3। तो याद करो, मैंने सब्जेक्टिव का मैंने शायद 5-6 वीडियो लिया हुआ, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि इस प्रकार से शून्यों का योग और गुणनफल अगर कभी आपको दे दे तब क्या करना होता है, एक फॉर्मूला याद रखना है द्विघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, x², ठीक है, माइनस का आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यों का योग इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, x² का तो x² ही रहेगा, तो यहाँ x² का x² हो गया, ठीक है, माइनस का माइनस आ गया, ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 दिया गया, यानी हो जाएगा यहाँ पे √2 और पीछे x है तो हो जाएगा √2x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/3। ये क्या हो गया आपके पास फाइनली बहुपद x² माइनस का √2x प्लस का 1/3, ठीक है। चलो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, x² माइनस का √2x प्लस का 1/3। पर बोलोगे सर ये तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो एक्चुअली देखो ये तो आपका एक्चुअल बहुपद आ गया, परंतु अगर मैं इन सभी को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस टोटल बहुपद को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x², 3 फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -√2 3x, या फिर बोलो कि इसको 3 को मैं आगे ले देता हूँ -3√2x हो जाएगा, प्लस का देखो यहाँ पे ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये 3 नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास 3x² माइनस का आपके पास 3√2x प्लस का 1, ये जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 कहा वो यहाँ पे आपके पास 2 में दिख रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बस क्या क्या गया है, जो एक्चुअल इसका बहुपद आया था जो कि क्या था x² माइनस का √2x प्लस का जो 1/3 आया था, इसमें टोटल में टोटल में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो तुरंत पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसको हम लोग और आगे कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यदि ax² प्लस का bx प्लस c के शून्य का अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। बस याद रखना, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा पूछे तो अल्फा प्लस शून्यों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है, और शून्यों का अगर गुणनफल पूछे अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a के बराबर होता है, तो इसको याद रखिएगा, कान खोल के बैठा लीजिए, इससे कई सारे प्रश्न बनता है, ठीक है, तो ये याद रहेगा तभी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, -b/a। अच्छा, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ px का बात चल रहा है, तो देखो x एक्सिस में ये जो आपके पास ये जो ग्राफ है, फिर बोलो कि ये जो आपके पास लाइन है, ये जो है एक्सिस को कितने जगह पर काट रहा है, एक भी जगह पर नहीं काट रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर एक जगह काटता तो 1 हो जाता, 2 जगह काटता 2 हो जाता, ठीक है, तो एक भी जगह हम नहीं काट रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि समीकरण युग्म आपके पास दिया हुआ है, एक यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यदि a1 बराबर में a2 हो, a1/a2 ये बराबर हो b1/b2 का, और ये बराबर नहीं हो c1/c2 का, तो ये समीकरण युग्म किस प्रकार होगा। तो याद रखना बेसिकली 3 केस बनता है, ठीक है। पहला केस में क्या होता है कि a1 बराबर में a1/a2 बराबर होता है b1/b2, ये बराबर होता है c1/c2, यानी कि तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। तब इस केस में क्या होता है मेरे दोस्तों, याद रखना समपाती रेखा बनती है, वो दोनों समपाती होते हैं, यानी कि एक ही रेखा पर दोनों रेखा स्थित होता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। लेकिन अगर आपको कभी बोल दे कि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी कि लास्ट वाला बराबर नहीं कर दें, तो याद रखना उस केस में दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है, यानी कि वो रेखा कभी भी आपस में कटती नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, तो सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। और एक होता है जिसमें पहले ही a1/a2 ये पहले ही बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो उस केस में याद रखना मेरे दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा होता है, यानी कि कहीं एक जगह पे दोनों रेखा आपस में कटेगी, ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, समीकरण युग्म यहाँ पे दिया हुआ है, द्वारा निरूपित समीकरण रेखा है, फिर वही पूछा कि कौन सा ये संपाती है कि आपका प्रतिच्छेदी रेखा है कि आपका समांतर रेखा है। प्रतिच्छेदी का मतलब कोई एक हल होगा, संपाती का मतलब होता है कि अनेक हल होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों रेखा इसलिए अनेक हल होगा, और समांतर का मतलब होता है कि कोई हल नहीं होगा। तो आपको बताना है, तो वही हम लोग करेंगे। देख लो यहाँ से देख लो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 करके देख लेंगे, जो वाला बराबर नहीं होगा उसके हिसाब से हम लोग लगा देंगे। अगर पहले वाला ही बराबर नहीं होगा, यानी कि
A2 बराबर नहीं B1/B2 हो गया, तब तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, एक हल होगा। और मान लो कि पहला वाला बराबर हो लेकिन दूसरा वाला बराबर नहीं हो, यानी कि A1/A2 बराबर में B1/B2 हो लेकिन बराबर नहीं C1/C2 हो, तब उस केस में कोई हल नहीं होगा, यानी क्योंकि वो समांतर होगा। और मान लो कि तीनों ही बराबर हो, तब उस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, संपाती होता है। तो वही चीज़ चेक करने वाले। तो देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास समीकरण योग में दिया हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास ए क्या है, ए का वैल्यू 2 है, ठीक। और इस समीकरण में ए का वैल्यू 3 है, यानी कि हो गया 2/3। ये इसको हम लोग देखते हैं बराबर करके B1/B2 करके, तो बी का वैल्यू यहाँ पे देख लो -3 है, बराबर में B2 का वैल्यू 4 है। तो यहाँ देख लो क्लियरली दिख रहा है कि 2/3 बराबर नहीं होता है -3/4 का, यानी कि पहला ही केस में ये A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 का बन रहा है, जो कि क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है, यानी कि आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको इस समीकरण युग्मों में सी का मान ज्ञात करना है यदि इनका अनंत हल हो। तो अनंत कब हल होता है, तो याद रखना अनंत तभी हल होता है जब वो दोनों संपाती होता है। संपाती कब होता है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 का, और ये भी बराबर हो C1/C2 का, यानी कि सभी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें सभी से मतलब नहीं है, बस देख लो यहाँ पे ए का वैल्यू C है, इसमें ए का वैल्यू 6 है, ये बराबर होगा B1/B2 का। तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, क्योंकि वाई के आगे कुछ नहीं माना 1 है और उसके आगे माइनस, यानी कि -1 हो जाएगा बी का वैल्यू। और यहाँ पे B2 का वैल्यू -2 है। बस इतने बराबर करोगे तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो C का C -2 से गुना होगा तो हो जाएगा -2C हो जाएगा। ये बराबर होगा 6 गुना -1 तो हो जाएगा -6। माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 3 6, यानी कि C का वैल्यू 3 निकल गया, पॉजिटिव का 3, C नंबर एक नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस समीकरण योग का हल क्या है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको हल पूछे तो बस x और y का वैल्यू पुट करके देखना। अगर x और y का वैल्यू पुट करने पर देख लो इस समीकरण योग में अगर आप लोग x और y का वैल्यू पुट करके अगर 5 आ रहा है, और साथ ही साथ इसमें भी पुट करके देखना, इसमें अगर पुट करने पर अगर 4 आ रहा है, दोनों में पुट करना है, तभी आपका वही सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो आंसर आ जाएगा। चलो x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो गया, माइनस का y का वैल्यू -1 और यहाँ पहले से माइनस यानी कि +1 हो गया, यानी कि 5, यानी कि ये वाला तो 5 आ रहा है इस समय इस ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, जहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 दिया था। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं कि इसको क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है कि एक तो सेटिस्फाइड करेगा पर दूसरा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और बच्चा एक ही सेटिस्फाइड करता है और उसको सही कर देता है, और एग्जामिनर भी उसी सोचकर वो वाला ऑप्शन देता है, इसीलिए तो बच्चा गड़बड़ी कर देता है। तो आपको दोनों ही चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, प्लस का वाई का वैल्यू -1 पुट करना है, हो जाएगा -2, यानी कि 6 में अगर -2 गया तो देखा जाए तो 4 बचेगा, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड करा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आप लोग खुद पुट करके देख लीजिएगा, आपको देखिएगा कि एक भी आपका और सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, वह रैखिक समीकरण योग में जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया था, याद करो, जिसका कोई हल नहीं होता है वो समांतर रेखा कहलाता है। ठीक है, और समांतर रेखा को हम लोग असंगत भी बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण योग में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, का हल क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हल पूछा है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि पहला वाला आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पीछे वाला y का वैल्यू दिया हुआ है। तो बस पुट करके देखो समीकरण में, तो जो 3 नंबर का ऑप्शन है ना, ये कट हो जाएगा 5 और 4, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 5 है, और y का वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। चलो पुट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 ही वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ देखो ना बीच में प्लस है, तो x का वैल्यू 5 पुट करोगे और y का वैल्यू 4 पुट करोगे, तभी ना आपका 9 के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये 1 के बराबर आएगा, यानी कि यही सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। बाकी एक भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, आप लोग चाहो तो ये ट्राई करके देख सकते हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है, आपको बताना कौन द्विघाती समीकरण है। सबसे पहली बात तो डी नंबर का ऑप्शन गलत है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो जब स्क्वायर हो जाएगा, जब इन सभी को सॉल्व करोगे तो एक भी में आपको स्क्वायर नहीं बचेगा, और द्विघात समीकरण होने के लिए स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, और मैक्सिमम पावर स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो ये ए बी और डी जो है, ये तीनों का तीनों सही आंसर नहीं होगा, ये सी नंबर का होगा। कैसे, सो देखो हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक नंबर का उठा कर देखते हैं, जो कि क्या आपके पास ए इंटू एक्स -3 बराबर में x² - 7। देखो कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो x पहले अंदर आएगा यहाँ पे,
तो जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3x बराबर में इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 7। जब एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर आपका बचा नहीं, यानी कि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें भी नहीं बचेगा और इसमें भी नहीं बचेगा, बस यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है। पर ये जो सी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे देख लो, सबसे पहले यहाँ पे a+1 का होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बराबर में x जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। देख सकते हो इधर आपका बराबर को उधर कहीं भी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जो इस एक्स स्क्वायर को काटे, इसीलिए यही द्विघात समीकरण होगा। बाकी मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x इधर आके ये 2x प्लस का इधर 2x कट जाएगा, तो इधर जो 6 बचा जो कि इधर आ जाएगा, जो कि 6 बचा था माइनस का, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इनके प्लस का 7 आपका हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 7 आपका ये आ गया, और ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो यही आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म का होगा। इस टाइप का एक प्रश्न 100% रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विविध का डी अगर बड़ा हो 0 से तो मूल होगा, तो याद रखना डी जिसका जो फॉर्मूला होता है वो b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसी को डी बोलते हैं, ठीक है। तो डी का वैल्यू या फिर बोलो b² माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा, ये जब भी 0 से बड़ा हो तब जो आपका जो मूल निकलेगा, और पिछली बात है द्विघात समीकरण की बात चल रही है, ठीक है, तो वो हमेशा वास्तविक और असमान निकलेगा, या फिर वास्तविक और भिन्न निकलेगा। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है इसका। और कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर यानी कि डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल तो वास्तविक होंगे, ठीक है, लेकिन बराबर होंगे, यानी कि अगर एक 4 आया तो दूसरा भी 4 आएगा, ठीक है। और यदि इन केस डी का वैल्यू अगर छोटा आ जाए 0 से, माइनस में अगर वैल्यू आ जाए, तो याद रखना उस टाइम पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति है। चलो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, पता चल जाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर है तो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, ठीक है ना। और अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न होगा, लेकिन डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो काल्पनिक मूल होगा, वही चेक करना है। तो डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac के बराबर होता है, यहाँ के b² माइनस 4ac के बराबर होता है। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो। सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म का होता है। तो जो हमारा b है ये बेसिकली x² के आगे का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और जो a होता है ये बेसिकली a² के आगे का कोफिशिएंट होता है, और c तो अकेला दिखता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो a का वैल्यू है यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि a जो होता है वो x² के आगे होता है। तो यहाँ पे x क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, यानी कि a का वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। b का वैल्यू क्या है, x के आगे क्या है, कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा b का वैल्यू। पर c का वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या है, c का वैल्यू -1 की देख लो, अकेला होता है -1 है, 1 नहीं -1, ठीक है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1 है। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस 4ac निकालते हैं। b का वैल्यू तो आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का देख लो 4 तो 4 है, इंटू का a का वैल्यू तो आपके पास 1 है, 4 इंटू 1 हो गया, c का वैल्यू -1 है, और यहाँ पहले से माइनस मौजूद है, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस का 4 5 आ गया, यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, यानी कि देख सकते हो d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस स्थिति में वास्तविक और असमान मूल आएगा, भिन्न मूल आएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, कब 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, अभी मैंने आपको बताया, ये जो b² माइनस 4ac होगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये बेसिकली जब आपका 0 से बड़ा हो, या फिर वही चीज़ें समझो कि अगर ये 0 से अगर बड़ा है तब उस केस में भिन्न और वास्तविक मूल आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो, ले कि द्विघात समीकरण यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x² माइनस का x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। चलो अब हम मुझको आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के मुझे बताओ, ठीक है। b² माइनस 4ac निकाल के बताओ, ठीक है। चलो इसका मुझे कमेंट कर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण यहाँ पे एक दिया हुआ है x² माइनस का 4x प्लस का k बराबर में 0 का मूल समान हो तो k का मान होगा। सबसे पहले बात तो मूल समान है, मूल समान है यानी कि वास्तविक है और समान है, और वास्तविक समान कब होता है, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है, यानी कि इनडायरेक्टली b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब बस वैल्यू पुट करो, आपका k का मान निकल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि x² का कुछ नहीं 1 है, माइनस का 4
4 का 4 हो गया, इंटू का ए का वैल्यू क्या है, देख लो यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स के आगे है जो कि -4 है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस, ये जो आगे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और इंटू का सी का वैल्यू जो कि के, यही तो निकालना है, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 4 के, 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 के, यानी कि 1 प्लस का 16 के हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंटू 16 के बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखो 16 के बराबर 0 हो गया, अब इस 1 को अगर मैं उधर भेज दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तभी मैं बोलूँ, ये यहाँ पे मैंने गलती से एक छोटा सा मिस्टेक वैल्यू पुट कर दिया गलती, ठीक है। बेसिकली फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमको 0 बराबर करना है, हमें बी का वैल्यू पुट करना है, मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दिया था, बी का वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 पुट होगा, इंटू सी का वैल्यू यहाँ पे के, तो के हो गया, ठीक है। अब सही है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलती में 1 के जगह पे बी पुट कर दिया, मैंने ए के जगह पे बी पुट कर दिया, बी के जगह पे ए पुट कर दिया था, ठीक है। चलो तो -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू के, तो हो जाएगा -4 के बराबर में 0। अब ये 16 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4 के बराबर में -16। अब देखो ये माइनस माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, 4 के बराबर में 16, तो 4 के बराबर में अगर 16 बचा, 4 इधर गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि 4 को 16 से अगर भागा दो, 16 को अगर 4 से भागा दो तो कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा, यानी के का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 19 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न देखो, ये भी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, एक द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो इसका अगर आप लोग मूल ज्ञात करना चाहोगे तो सबसे पहली बात, या तो द्विघात सूत्र लगा लो, या गुणनखंड कर लो, या सीधा सीधी बात है आप लोग ऑप्शन को पुट करके देख लो। यहाँ पे ऑप्शन अगर पुट करोगे तो ऑप्शन पुट करने के बाद देखना, अगर आपका 0 के बराबर आ रहा है यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन कैसे पुट करना है, एक बार आपको x के जगह पे 2 पुट करना है, फिर पीछे वाला 2 पुट करना है, इसमें x का वैल्यू एक बार 2 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। पुट करके देखना, दोनों को पुट करना पड़ेगा, अगर दोनों को पुट करने पर अगर 0 के बराबर आ रहा है तभी आपका मूल होगा और वही सही आंसर होगा, ठीक है। तो आगे भी क्वेश्चन है, पर हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज 20 ही प्रश्न करेंगे। वीडियो भी लंबा हो गया, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है क्योंकि आप लोग देखते नहीं और मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बस इतना कर लो, काफ़ी है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं आपको दिखा दूँ, ये बेसिकली 2021-22 का क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का कर लोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत, मैंने बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, बाकी जो छूटेगा वो तो मैं आपको करा ही दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।